न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, ऑल बॉडीज। ठीक है, यूनिवर्स में कहीं पर भी जाओ सब जगह एप्लीकेबल होगा। तो अब आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आपने शायद पहले भी पढ़ चुके होंगे, एक बार फिर बता देता हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या हम लोग इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये क्या बोलता है कि मान लो कोई भी दो बॉडीज है यूनिवर्स में, कोई भी दो बॉडीज है, ये m1 हो गया, ये m2। ठीक है, m1 m2 मास ले लिया मैंने। these two bodies attract to each other। ठीक है, ये भी f4 से अट्रैक्ट करेगा, ये भी f4 से अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। जो फोर्स होगा F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के मल्टीपल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनल साइनेटिक का कांस्टेंट आएगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। इस कैपिटल G को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होता है, हर जगह इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही लेनी है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये शायद आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। सीजीएस में इसकी वैल्यू 10⁻⁻8 डायन सेंटीमीटर। आप चाहो तो सीजीएस में भी इसकी वैल्यू लिख सकते हो 6.67 10⁻⁻8 डायन। फोर्स होती है डायन में, मीटर होता है सेंटीमीटर में, केजी होता है ग्राम में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। तो दोनों का जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, अपोजिट होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। ठीक है, कोई भी दो बॉडीज इस फोर्स से इक्वल करती है। सपोज करो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं। ये हो गया फोर्स ऑन 1/2 एंड दिस इज फोर्स ऑन 2/1। तो F1 F2 अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये आएगा -F21, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो फोर्स ऑन 1/2 इक्वल होगा इसके, लेकिन वेक्टर है तो डायरेक्शन सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो -F21, खाली इतना याद रखो। ठीक है, ठीक है। चलो अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है, देखो दो पार्टिकल दे रखे हैं इक्वल मासेस के, वो इक्वल मास एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो हमें स्पीड बतानी है इस पार्टिकल। ठीक है, तो ये न्यूटन लॉ का क्वेश्चन है। दो पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। ठीक है, हम जनरली मानेंगे कि सर्कुलर पाथ पे, एक्चुअल में इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं जनरली बॉडी। हम लोग मान लेंगे सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। एक पार्टिकल यहाँ पर है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पर होगा। ये भी v स्पीड से जा रहा होगा, ये भी v स्पीड से जा रहा होगा ऐसे। ठीक है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। ये रेडियस कितनी r। तो दोनों सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। मुझे फाइंड करना है v कितना होगा। तो देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स कितना होगा, g m1। इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर, इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कितना होगा, g m इंटू m डिवाइडेड बाय कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये r तो 2r का स्क्वायर
अब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है, मैंने बताया था कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसकी पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है mv²/r। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं है, ये जैसे ग्रेविटेशनल, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, वहां पर कोई दूसरा फोर्स प्रेजेंट होगा, उसी को आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मानना पड़ेगा। तो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो किस कारण से घूम रही है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स है, तो ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जैसे कोई स्ट्रिंग से मैंने किसी बॉडी को बांध के इसे घुमा रहा हूँ, तो स्ट्रिंग में क्या लग रहा है, टेंशन लग रही है स्ट्रिंग में, तो वो टेंशन जो होगा दैट विल वर्क एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। यहाँ से सॉल्व करोगे m से m कैंसिल हो गया, gm 2r का स्क्वायर करोगे 4r², v²/r, r से r कैंसिल, v इक्वल टू हो जाएगा √gm डिवाइडेड बाय 4r। आप चाहो तो 4 को बाहर निकाल लो, वरना यहां तक भी आंसर राइट है। आया समझ में? हाँ सर। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस है, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे फिर, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता है, स्मॉल जी को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जब भी हम ऐसी बात करें ग्रेविटी जी, तो वो सिर्फ अर्थ के रेस्पेक्ट में लेंगे हम लोग, बाकी दूसरे प्लैनेट्स के लिए फिर एक्सीलरेशन इन प्लैनेट्स दैट प्लैनेट ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब भी हम ग्रेविटी बोलेंगे तो ग्रेविटी का मतलब समझना कि वो अर्थ के रिलेटेड है, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अर्थ के कारण किसी बॉडी पे कितना एक्सीलरेशन लग रहा है, सपोज करो ये अर्थ है, अर्थ का मैंने मास ले लिया, कितना मास ऑफ अर्थ ई, इसके ऊपर एक छोटी सी बॉडी रखी हुई है, छोटा सा एक पत्थर रखा हुआ है मान लो यहाँ पे एम, इसका सेंटर कहां पर होगा, यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में रेडियस कितनी, आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ से लेके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, हम डिस्टेंस कैसे लेते हैं बॉडी के बीच में, तो दो बॉडीज है उसके सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, तो इस वाले बॉडी के भी सेंटर से लेंगे, इस वाले बॉडी के भी सेंटर से लेंगे, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इक्वल टू कितना होगा, जी मास ऑफ बॉडी इसका, मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करता हूं, तो एक्सीलरेशन की जगह मैं जी लिखूंगा, क्या हो जाएगा, m इंटू जी। अब ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए, ये दोनों फोर्सेस, क्योंकि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की तरफ mg, अर्थ इसको खींच रही है, ठीक है। तो mg इक्वल टू किसके होगा, इस वाले फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दो, तो यहां से g की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, g मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू m इंटू जी, मास से मास कैंसिल हो गया, स्मॉल g इक्वल टू आएगा आपका g कैपिटल M अपॉन आर ई का स्क्वायर। कैपिटल जी की वैल्यू पता है हम लोगों को, मास ऑफ अर्थ भी हम लोगों को पता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी हम लोगों को पता है, ठीक है। तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, मास ऑफ अर्थ जो होता है विच इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। अगर मास ऑफ अर्थ अप्रोक्स की वैल्यू निकालें तो ये होता है अप्रोक्स 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ होती है विच इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, और जी हमको पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। अब इन सारी वैल्यूज को अगर इसमें पुट कर देंगे तो जी कितना आएगा, जी की जो अप्रोक्स वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की जो वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यूज हम लोग कभी कभार 10 भी लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो यू हैव टू टेक वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इफ द वैल्यूज आर गिवन देन कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको वैल्यू गिवन है 9.8 नहीं दे रखा वहां पे 10 लेना है तो 10 ले लो। अगर गिवन नहीं है तो आपको 9.8 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जी की जो वैल्यू होती है एक्चुअल में वो 9.8 होती है। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है जैसे 10 लेना है तो फिर 10 लोगे आप। हाँ तो जो जी है कैपिटल स्मॉल जी, इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। स्मॉल जी आपका क्या है, कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो कैपिटल जी जो है आपका, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, अगर कोई बॉडी ऐसे अर्थ पे आ रही है, मान लो यहां से, तो इस पे जो ओनली फोर्स लग रहा है ये क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें mg फोर्स लग रहा है, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, इफ ओनली फोर्स एक्टिंग इज, if a body move, if a body move only due to gravity, only due to gravity, अगर कोई बॉडी सिर्फ ग्रेविटी के कारण मूव कर रही है, then body is said to be free fall, then body is said to be फ्री फॉल। तो बॉडी क्या कर रही होगी, फ्री फॉल कर रही होगी। ठीक है, हाँ अगर अर्थ पे होगी यहाँ पर तब तो मूव नहीं करेगी, तब तो उसको एक और फोर्स लग रहा होगा उस पर, नॉर्मल फोर्स उसको बैलेंस कर रहा होगा। लेकिन बॉडी अगर हवा में होगी तो नीचे आएगी, जैसे पैन है इसको मैंने यहाँ से छोड़ा नीचे आया। ठीक है, तो ये नीचे क्यों आया, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटी लग रही है और मोशन कर रहा है। तो कोई बॉडी जो सिर्फ बॉडी मूव ओनली ड्यू टू ग्रेविटी, देन बॉडी इज सेड टू बी फ्री फॉल। ठीक है, फिर इसके बाद आता है वेट। वेट क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को खींच रहा है अपनी तरफ, उसे हम वेट बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ फोर्स बाय विच, इट इज अ फोर्स, वेट फोर्स होता है। ठीक है, मास नहीं होता। इट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स, अर्थ पुल्स, अर्थ पुल बाय विच अर्थ pulls a body towards its center, towards its center। ठीक है, अपने सेंटर की तरफ जिस फोर्स से उसको खींचता है उसे हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। अभी हमने देखा कि जो फोर्स आता है F इक्वल टू mg आता है, तो मतलब वेट को में जो फोर्स आता है वो आता है F इक्वल टू mg, मतलब वेट जो होता है वो mg के बराबर होगा। वेट इक्वल टू क्या होगा, mg। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, सर 7 मिनट है सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आता है वेरिएशन इन जी। जी पर जो जी की वैल्यू है इस पे क्या क्या चेंजेस आएंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें क्या क्या वेरिएशन आते हैं जी पर, किस किस कारण आते हैं वो सारी चीज। तो सबसे पहले हम लोग हाइट का फैक्टर लेंगे कि हाइट फ्रॉम हाइट, हाइट के कारण क्या होता है। तो सपोज करो मैंने ये अर्थ लिया, अर्थ को मैं अब अर्थ वैसे अर्थ स्फेरिकल नहीं होती है, अर्थ जो होती है वो कैसी होती है, अर्थ की शेप
ओवल शेप की होती है, ठीक है, ओवल शेप होती है अर्थ। लेकिन जनरली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजी करने के लिए अर्थ को मैं स्फेरिकल मानूंगा। अर्थ, इसका मास मुझे पता ही है, अर्थ का मास कितना होता है, एम इसका मास है, रेडियस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है आर ई। एक बॉडी जो है उसको मैंने अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर हाइट पे ले गया, यहाँ से स्मॉल एच हाइट पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे होता है तो यहाँ पे वैल्यू जी होती है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसको मैंने मान लिया जी डैश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में रेडियस बढ़ गई ना। तो जी, मैंने जी का फॉर्मूला देखा था, जी का जो फॉर्मूला था वो था जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर। लेकिन जब मैं इस पार्टिकल को यहाँ पे रख दूंगा स्मॉल एम को, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी डैश इक्वल टू हो जाएगा, रेडियस बढ़ गई है तो जी एम ई, आर ई की जगह मुझे अब रेडियस कितनी लेनी पड़ेगी, आर ई प्लस एच, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई तो मुझे कितनी रेडियस लेनी पड़ेगी, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। एक्चुअल में तो यही फॉर्मूला है, ठीक है, एक्चुअल में तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर हम कंडीशन ले लेते हैं कि इफ एच जो है वो वेरी वेरी स्मॉलर देन है आर ई, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की हाइट पर कितना होगा सर, ठीक है, ज्यादा हाइट के लिए तो हमको ये यूज करना है। लेकिन अगर कम हाइट हो, जैसे मान लो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स 10 किलोमीटर, तब क्या होगा, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और हम लोग आप ऐसा कर लो, इसमें से आर ई इसका स्क्वायर हो रहा है ना, अगर मैं इसमें से आर ई का स्क्वायर को बाहर ले लूं, अंदर बचेगा 1 अपॉन डिवाइडेड बाय एच बाय आर ई। ये बात समझ में आई क्या? कॉमन कैसे लेते हैं, जहां पर नहीं हो उसको डिवाइड में लिख दो, एच के पास आर ई नहीं था तो डिवाइड में लिख दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वापस से सेम टर्म बन जाएगी। तो ये जी एम ई आर स्क्वायर, इसको ध्यान से देखो, तो ये जो अर्थ के सरफेस पर था वो वाला जी है, ठीक है। तो जी डैश इक्वल टू होगा जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चाहो तो ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, 1 प्लस एच आर ई की पावर -2। अब एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो और कंडीशन दे रखी है इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये जो x है इसकी वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम है, तो इट कैन बी, लिख सकते हैं हम इसको 1 प्लस एन एक्स। क्या लिख सकते हैं, ये जो पावर होगी वो वहां पे n के आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसको याद रखो। ये कब कंडीशन अप्लाई होती है, जब x जो होगा वो वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। तो h जो है वो वेरी वेरी लेस देन किसके, आर ई के, तो h बाई आर ई की जो वैल्यू आएगी वो 1 से बहुत ज्यादा छोटी आएगी, क्योंकि h स्मॉल है और नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी है, इसको डिवाइड करूंगा तो और ज्यादा छोटा क्वांटिटी बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय आर ई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल करना है, फॉर स्मॉल हाइट, फॉर स्मॉल हाइट। तो स्मॉल हाइट के लिए आप जनरली ये फॉर्मूला यूज करोगे, और ये फॉर्मूला इट कैन बी यूज फॉर एनी हाइट, फॉर लार्ज हाइट, ठीक है, फॉर लार्ज हाइट। जब हाइट आपकी बहुत ज्यादा हो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जब फॉर्मूला आपका जो स्मॉल हाइट है देन यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। आया समझ में बेटा आस्था? हाँ सर। तो अगर आपसे पूछा कि g की वैल्यू में कितना चेंज आएगा इफ यू मूव h हाइट अबव द अर्थ सरफेस, तो देखो, तो यहां पर तो वैल्यू है g, यहां पर है g डैश, तो डेल्टा g कितना हो जाएगा, डेल्टा g हो जाएगा g माइनस g डैश। g डैश की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, g माइनस g 1 माइनस 2h बाय आर ई, ठीक है। सॉल्व करो इसको, मुझे चेंज चाहिए, डेल्टा जी बाय जी कर दूंगा, यहाँ पे कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 प्लस 2h ई बाय आर ई, ठीक है।
तो चेंज इन परसेंटेज, अगर परसेंटेज पूछ लिया आपको कितना चेंज आएगा, डेल्टा जी बाई जी, परसेंटेज चेंज निकालना आपको, तो इसको इंटू 100 कर देंगे, तो 2h बाई आर ई का स्क्वायर होगा ना, नहीं स्क्वायर नहीं होगा, इंटू 100। ठीक है, ये क्या आया, परसेंटेज चेंज इन जी, परसेंटेज चेंज इन जी, कितने परसेंट से चेंज हो गया जी, तो यो आप ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट ही, 2h डिवाइडेड बाय आर ई इंटू 100 करना। ठीक है, ठीक है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेप्थ का क्या होता है इफेक्ट,